Hello students, Namaskar. I advocate Naveen Tiwari. Welcome you all. Friends, today we are going to discuss about important provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को। तो बने रहिएगा आप। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट, you all know, Protection of Children from Sexual Offences Act. Then what is the object? Why this act has been enacted by the पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? इस अधिनियम को क्यों इनेक्ट किया गया है, क्यों अधिनियमित किया गया है? तो फ्रेंड्स, दिस एक्ट हैज बीन enacted to protect the child from sexual assault, sexual offenses, sexual harassment, and to protect the child from pornographic purposes, and for the purpose of speedy trial, to establish the special court. For the establishment of special court, for what purpose? By which there may be speedy trial take place. त्वरित विचारण के लिए इस एक्ट को अधिनियमित किया गया है। तो आई कैन राइट हियर टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस first, then sexual assault, and protect from pornographic purposes, and to provide establishment of court of session, establishment of special court, that is amount to court of session. This is the object of the Protection of Children from Sexual Offences Act. Then हम एक्ट में एंटर करते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स, हाउ मेनी सेक्शंस? तो फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट दिस एक्ट कंटेन टोटल 9 चैप्टर. Number of chapters is 9, and number of the sections is 46. Total sections, if we talk about number of total sections, then our answer is section 46. तो फ्रेंड्स, इसमें 9 अध्याय हैं एंड 46 इसमें धाराएं हैं। फ्रेंड्स, दिस एक्ट is divided into 2 parts. इस अधिनियम को 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। वेरी वेल। फर्स्ट पार्ट मेनली डील्स विद सब्सटेंशियल लॉ, आई कैन से सब्सटेंटिव पार्ट, सारवान एक भाग है, और सेकंड पार्ट डील्स विद प्रोसीजर, प्रक्रियात्मक भाग है सेकंड पार्ट। दिस चैप्टर इज कैन बी डिवाइडेड, ये एक्ट में नहीं है फ्रेंड्स, बट फॉर द पर्पज ऑफ आर कन्वीनियंस, हमारी सुविधा की दृष्टि से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो इसका है सब्सटेंटिव पार्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे सारवान भाग, एंड सेकंड पार्ट इट्स मियर प्रोसीजरल पार्ट, इसको बोलेंगे प्रक्रियात्मक भाग। As you all know very well that what is substantive law and what is procedural law. The substantive law is that particular law which tells about and which provides the rights and duties of the parties, and the procedural law is that particular law which provides the procedure, that how substantive part come into operation. So here the chapter 1 to 4, अध्याय 1 से 4
डील करता है सब्सटेंटिव पार्ट से। सर इसका मतलब ये कि सेक्शन 1 हमको बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस, सो एंड सो, एंड चैप्टर 3 में अपने पास ऑफेंसेस मिलेंगे, various types of offenses which is committed against the children, which is committed against the children, जो कि बालकों के विरुद्ध किए गए अपराध हैं, वो यहां पर अपन को मिलेंगे। एंड what type of punishment has been provided under this chapter is we found here, that is substantive part। तो इसमें हमको अपराध भी मिलेंगे, इसमें हमको अपराध में जो सजा दी गई है वो भी यहां देखने के लिए मिलेगी। देन नेक्स्ट बात आती है कि प्रोसीजर में हमको क्या मिलने वाला है, एंड प्रोसीजर में कौन से चैप्टर डील करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर 5 to 7 मियरली डील करेंगे प्रोसीजर से कि क्या प्रक्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन, then how first information report shall be recorded, how statement of such child shall be recorded, by whom such statement shall be recorded, and how evidence shall be recorded, साक्ष्यों का अभिलेखन कैसे किया जाएगा, बालकों के कथन का अभिलेखन कैसे किया जाएगा, बालक की मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सकीय परीक्षण कैसे किया जाएगा, एंड क्या प्रोसीजर होगा वो हमको यहां मिलने वाला है चैप्टर। And if we talk about the chapter 5, it provides the procedure in case of media। मीडिया के द्वारा प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर इन केस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस, कि ऑफेंसेस की रिपोर्ट कैसे की जाएगी, एक एफआईआर की तरह की जाएगी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को दे दी जाएगी या कोई पुलिस ऑफिसर को दे दी जाएगी। अगर लिखित में नहीं है तो वो लिखित में राइट करवाने के लिए हमारी हेल्प की जाएगी, उस बालक को पढ़ के सुनाई जाएगी। अगर उस बालक के वो रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है तो यहां पर स्पेशल एजुकेटर और ट्रांसलेटर और इंटरप्रीटर, अनुवादक, दुभाषी की भी सहायता ली जा सकेगी। ये सारा प्रोसीजर हमको मिलने वाला है प्रोसीजरल पार्ट में। ये फ्रेंड्स इसको ऐसे ही समझिए जैसे 2 टाइप्स के लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकंड इज प्रोसीजरल लॉ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 to 7 मेनली। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 5 और 6 और 7 है ये हमको प्रोसीजर के बारे में बताएगा। अगर हम बात करें कि रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, और I can say procedure 4, what is the procedure for recording the statement of child, बालक के कथनों को लिखित करने की क्या प्रक्रिया होगी। तो फ्रेंड्स इसको सेक्शन 20 से 24, इसको सेक्शन 24 to 25 बता रखा है, 26 भी हम कह सकते हैं एडिशनल प्रोविजन है, 27 में उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो फ्रेंड्स as soon as offense has been committed by against the child by any person, then first of all the such child or any parents of the child has to register the first information report against such offense। जैसे ही किसी बालक के विरुद्ध अपराध कारित कर दिया जाता है तो सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करवाया जाएगा, या तो बालक के स्वयं के द्वारा या उसके किसी पेरेंट, अभिभावक के द्वारा या संरक्षक के द्वारा उस रिपोर्ट को दर्ज करवाया जाएगा। as soon as report is being lodged, as soon as report has been lodged, then what is the procedure prescribed under the POCSO Act? We will going to discuss that particular procedure, that how statement shall be recorded। तो सेक्शन 24 merely talks about
the procedure for recording of statement of child. And section 25 merely prescribe the procedure for recording the statement of child by the magistrate. मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथन को लिखित करने की प्रक्रिया, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 25। अभी हम इनके टाइटल को एक बार देख लेते हैं, फिर हम इनके अंदर देखेंगे क्या प्रोसीजर है। सेक्शन 26 merely talk about what is the additional provision with regard to recording the statement of child, कि बालक के अभिकथन को लिखित करते समय अतिरिक्त प्रावधान, क्या अतिरिक्त प्रावधान हमको देखने के लिए मिलेंगे। एंड सेक्शन 27 इज नथिंग बट प्रोवाइड्स मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, बालक की चिकित्सीय परीक्षा। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन 24 को डिस्कस करने से पहले आई वांट टू ड्रा दी काइंड अटेंशन ऑफ यू दैट व्हाट इज द प्रोसीजर, कि कैसे दांडिक विधि को हरकत में लाया जा सकता है। हाउ अ क्रिमिनल लॉ कैन बी सेट इनटू मोशन, व्हाट इज द प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू ईच एंड एवरी प्रोविजन। तो फ्रेंड्स, जनरली नॉट टॉक अबाउट द section, not talk about particular POCSO Act. If we talk about the criminal law, then सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मामले में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, अगर वो कॉग्निजेबल केस या ऑफेंस है तो। यू ऑल नो इट वेरी वेल। एंड सेकंडली, उसमें अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो उसमें कंप्लेंट लॉज होती है, परिवाद को संस्थित किया जाता है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। जैसे ही अब हम एफआईआर के ऊपर, एफआईआर के बाद में क्या प्रोसीजर होगा, इसको ही हम आइडियल मानते हैं। सपोज दैट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट एनी पर्सन, दैट देन व्हाट इज विल बी द प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले वो पर्सन जाएगा, कहां जाएगा सर, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएगा। सर क्यों जाएगा वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में? वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएगा कि सो एंड सो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट मी एंड काइंडली लॉज द रिपोर्ट, काइंडली लॉज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सर कौन रिकॉर्ड करेगा इसको? तो हमारे सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नाम का एक शब्द आता है। उसको कहां डिफाइन किया हुआ है? सर 2O में ही डिफाइन किया हुआ है उसको भी। तो सर इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि प्रेजेंट है स्टेशन में, स्टेशन हाउस में प्रेजेंट है, एंड हु इज द अबव रैंक ऑफ द कांस्टेबल, और जो कि कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का है। दियर नेगेटिव डेफिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, हु शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ कांस्टेबल, जिसको कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त एम्पावर्ड किया गया है। तो वो आपकी रिपोर्ट को, एफआईआर को लॉस करेगा। सर फिर इसको 154 के तहत वो रजिस्टर करेगा। वेरी वेल। देयर आफ्टर सच ऑफिसर शैल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस, कि सर इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है, फॉर व्हाट पर्पज इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन। तो इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन टू कलेक्ट द एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, साक्ष्य को एकत्र करने के लिए एविडेंस को लिया जाता है। एविडेंस पर जाएगा, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर जाएगा, घटना स्थल पर मौका मुआयना, अगर हम इसको कानूनी शब्द में बोले तो मौका मुआयना करेगा, ट्रेस मैप, मैप वगैरह बनाएगा, सो एंड सो। फिर उसके बाद में अगर कोई भी उसको ऐसा लगता है कि ही देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, उसके बाद में वो 173 के 2 में, सब सेक्शन 2 में एक पुलिस रिपोर्ट को फाइल करेगा। इसको कहां फाइल करेगा? मैजिस्ट्रेट को फाइल करेगा, हैविंग जुरिस्डिक्शन और हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच रिपोर्ट, जो कि ऐसी रिपोर्ट का प्रसंज्ञान लेने के लिए सशक्त है।
व्हाट इज द कॉग्निजेंस? मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में ये सारे शब्दों को हमको देखना होगा। देन आई कैन से इट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हु इज पुलिस ऑफिसर, हु इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, व्हाट इज कॉग्निजेंस, हु इज अ चाइल्ड। Cognizance, the term cognizance has not been defined anywhere in the code of criminal procedure, but पॉक्सो एक्ट में तो हमको देखने के लिए मिलेगा cognizance. Then what we do, the cognizance has been defined by the honorable apex court in case of तुलाराम versus किशोर सिंह। तुलाराम बनाम किशोर सिंह के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रसंज्ञान शब्द को डिफाइन किया है। कॉग्निजेंस मीन्स application of judicial mind by the magistrate with a view to take further action, कि किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा आगे की कार्रवाई करने के प्रयोजन से अपने न्यायिक मस्तिष्क को अप्लाई करना ही प्रसंज्ञान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कंक्लूसिवली एक बार ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश की है। देन अब हम आते हैं हमारे पार्ट पर, दैट इज सेक्शन 24, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। फ्रेंड्स, यहां पर सेक्शन 24 में दो पुलिस ऑफिसर की हेडिंग नहीं दे रखी है, ये 24, लेकिन अंदर इसके नोट्स जब हम देखेंगे, इसमें टोटल सबसेक्शन 5 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेक्शन 5 है। तो हमको दिखेगा कि यहां पर जो स्टेटमेंट है किसी भी चाइल्ड के, उनको रिकॉर्ड कौन करेगा? पुलिस। एंड सेक्शन 25 में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट, उसको भी हम देखेंगे। तो सर 24 का सबसेक्शन 1 ये कहता है, स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड और प्लेस ऑफ हिज चॉइस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स एंड एनी अदर पर्सन इन whom the child reposes confidence। ठीक है सर, तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि बालक का जो कथन है उनको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, एट व्हाट प्लेस सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड। सॉरी, तो इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड, उसके निवास स्थान पर, और एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, उसके पसंदीदा स्थान पर, और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड रिपोजेज कॉन्फिडेंस, जिसमें बालक विश्वास रखता हो, जिसकी उपस्थिति में बालक कंफर्ट फील करता हो, तो यहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सर, क्यों यहां पर ये चीजें लिखी गई है? सीआरपीसी में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसकी केवल वुमेन के केस में छोड़कर। तो यहां पर इट इज जेंडर स्पेसिफिक लॉ, और ये एक बालकों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि किसी भी बच्चे को पुलिस स्टेशन में किसी भी कथन को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बुलाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली द पर्सन इज चाइल्ड। हो सकता है वहां पुलिस स्टेशन को देख के वो घबरा जाए, वो जो उसको बोलना है वो बोल नहीं पाए, डर जाए। सो दैट इज वाई प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24। सबसेक्शन 2 ये कहता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। ठीक है सर, पुलिस ऑफिसर जिस समय बालक के कथन को अभिलिखित करेगा, उस समय यूनिफॉर्म में नहीं होगा, वर्दी में नहीं होगा। वाई? बिकॉज देयर में बी पॉसिबिलिटी कि वर्दी में, यूनिफॉर्म में ऐसे पुलिस ऑफिसर को देख के वो बालक डर जाए और अपने स्टेटमेंट देने से मना कर दे। फिर बात आती है कि इट इज इंश्योर बाय द कंसर्न पुलिस ऑफिसर। कंसर्न पुलिस ऑफिसर मतलब जो पुलिस ऑफिसर उस चाइल्ड का, उस बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है या कर रही है, वो ये इंश्योर करेगी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द अक्यूज्ड शैल नॉट बी कम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द चाइल्ड, कि किसी भी प्रक्रम पर
अभियुक्त को बालक के समक्ष नहीं लाया जाएगा या बालक को नहीं दिखाया जाएगा ताकि बालक उसको देख के डर जाए। सो सब सेक्शन 3 बताता है कि इट विल बी एंश्योर्ड बाय द कंसर्न पुलिस ऑफिसर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम द accused shall be brought into the contact of the child। वेरी वेल सर, यहां तक हमारी क्लियर हुआ। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि नो चाइल्ड शैल बी डिटेन इन पुलिस स्टेशन एट नाइट। रात्रि में किसी भी बालक को पुलिस स्टेशन में, थाने में नहीं रखा जाएगा। सबसेक्शन 5 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट it shall be ensured by such police officer, or I can say such investigating officer, that at no point of time the identity of the child shall not be revealed except by the permission of the special court, or it is unless and until it is in the interest of the child। कि किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में बालक की जो आइडेंटिटी है उसका प्रकटन नहीं किया जाएगा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड shall not be disclosed at any point of time। तो सर कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी क्या? नो, इट कैन बी रिवील्ड। कब सर? इफ इट इज द ओपिनियन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। अगर विशेष न्यायालय की राय में ऐसे आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना आवश्यक है फॉर द इंटरेस्ट और फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, बालक के हित में यह जरूरी है कि उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाए। इन सच अ केस द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड शैल बी रिवील्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट, नॉट बाय द ऑर्डर ऑफ पुलिस ऑफिसर। वेरी वेल। तो जैसे ही हम आइडेंटिटी शैल नॉट बी डिस्क्लोजेड इसको पढ़ते हैं तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 228A ऑफ इंडियन पीनल कोड। आईपीसी की धारा 228A से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहां भी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, लेकिन वहां 3 सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं। There are 3 circumstances has been provided in which identity of the child shall be disclosed। Very well sir। लेकिन सर बात अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। Why? Because subsection 5 हमको कहता है आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो इसके साथ हमको एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का याद आना चाहिए, लेटेस्ट निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट। निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इट इज categorically held by the honorable apex court that the identity of the child shall not be revealed except with the permission of the special court, or unless and until it is in the best interest of the child। तो सर अगर हम इसको रिवाइज करें सेक्शन 24 को, देयर आर 5 सबसेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड। सबसेक्शन 1 कहता है कि रेजिडेंस पर, उसके चॉइस के स्थान पर, प्लेस ऑफ चॉइस, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट और एनी अदर पर्सन इन हुम द चाइल्ड हैज कॉन्फिडेंस, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। सबसेक्शन 2 ये कहता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड नो पुलिस ऑफिसर शैल बी इन यूनिफॉर्म। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो कोई भी बालक है उसको रात्रि में नहीं रोका जाएगा। नो चाइल्ड शैल बी डिटेन इन द पुलिस स्टेशन। इसके बाद में आइडेंटिटी की बात है कि किसी भी चाइल्ड की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और जो सबसेक्शन 3 था वो हमसे अभी छूटा है, वो ये कहता है नॉट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द अक्यूज शैल केम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द चाइल्ड। सबसेक्शन 5 आइडेंटिटी की बात करता है। वेरी वेल।
इसके बाद में हमने केस देखा निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन नंबर 25, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथन को लिखित करने की प्रक्रिया, यह बताता है सेक्शन 25। फ्रेंड, सेक्शन 24 और 25 इज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर द पर्पज ऑफ टाइटल, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टाइटल, एक्सेप्ट द टर्म मजिस्ट्रेट। In the section 24, the term magistrate has not been used, but at the same time the term police officer also not be used। लेकिन उसका कंटेंट हम देखते हैं, then we will found कि यहां पुलिस के लिए बात लिखी हुई है, पुलिस के लिए प्रोसीजर बता रखा है, लेकिन यहां मैजिस्ट्रेट के द्वारा है। तो इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड under section 164 of code of criminal procedure, the statement of child shall be recorded by the magistrate as spoken by the child। यहां पर हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? as spoken by the child। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, as spoken by the child, जैसा कि बालक बोले। तो फ्रेंड, सेक्शन 164 सीआरपीसी का अब जब कभी भी हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता होगी किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस को किसी और विधि के, किसी और लॉ के, किसी और एक्ट के प्रोविजंस के साथ, देन इन सच अ केस वी विल कनेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। हियर सेक्शन 164 हैज बीन रेफर्ड। सेक्शन 164 सीआरपीसी का यह कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट की संस्वीकृति और कथनों का अभिलेखन कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात आती है हु शैल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कौन करेगा? क्या? स्टेटमेंट। कन्फेशन की तो बात ही नहीं है, यहां बात है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा बाय एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और बाय एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वेदर और नॉट ही हैव जुरिस्डिक्शन। किसी भी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से या कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे से उसको जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, वो रिकॉर्ड करेगा। चाहे से उसको न्याय क्षेत्र है, अधिकारिता है या नहीं है। सर, किस चीज की अधिकारिता? उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की, उस मामले का, उस मैटर का, उस केस का विचारण करने की, ट्रायल फॉर दी सच केस, उसको जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। प्रैक्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं तो यह होता है कि कोर्ट्स में लिंक कोर्ट बने हुए होते हैं। कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो उसका कन्फेशन एक दूसरे कोर्ट में रिकॉर्ड होता है, देयर आफ्टर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट को, सक्षम न्यायालय को। सक्षम न्यायालय मतलब जिस कोर्ट के द्वारा उस मामले का विचारण किया जाएगा, बाय द कोर्ट बाय whom the case, the trial has been done, by the court by whom trial will conducted, जिसके द्वारा ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। इसलिए यहां पर यह शब्द लिखा हुआ है वेदर और नॉट ही है जुरिस्डिक्शन, चाहे उसके पास अधिकारिता है या नहीं है। कौन रिकॉर्ड करेगा, इसकी हमने बात की 164 में। अब यहां पॉक्सो एक्ट का सबसेक्शन 1 ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, कि धारा 164 सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हुआ हो हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 164 में स्टेटमेंट के जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है वो ऐसे ही है जो कि एविडेंस के रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है, जैसे साक्ष्यों का अभिलेखन किया जाएगा। बट यहां तो ये कहा जा रहा है कि बालक के कथन को ऐसे अभिलेखित किया जाएगा जैसे बालक के द्वारा बोला जाए, एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। ठीक है सर, हमारे ये बात समझ में आई। इसका प्रोविजो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जो परंतुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है
कि सेक्शन 164(1) का जो प्रोविजो है, वहां भी प्रोविजो है, उसका यहां पर कहां पर, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 25 में कोई भी लेना देना नहीं है। सर ये प्रोविजो क्या कहता है? तो ये प्रोविजो प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 164 में तो ये लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट और कन्फेशन, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट द एडवोकेट ऑफ एक्यूज शैल बी प्रेजेंट, कि अब जो भी कथन है उनको लिखित करते समय जो अभियुक्त का एडवोकेट है, काउंसिल है, वकील साहब हैं, वो उपस्थित रहेंगे। लेकिन पॉक्सो एक्ट में ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। यहां पर अक्यूज्ड के जो काउंसिल हैं, एडवोकेट हैं, वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। लेकिन मीन टाइम ये सुनिश्चित किया जाएगा, मीन टाइम इट शैल आल्सो बी एंश्योर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट, कि अक्यूज्ड जो बालक के द्वारा बोले गए कथन है उनको सुनने के लिए कैपेबल है, उस पोजीशन में उसको रखा जाएगा, कर्टेल लगा दिया जाएगा। आगे प्रोविजंस आएंगे, पर्दा लगा के, मिरर लगा के, ताकि क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज दैट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम चाइल्ड शैल बी ब्रॉट इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, किसी भी प्रक्रम पर अभियुक्त का बालक के सामने नहीं लाया जाएगा अभियुक्त को। तो ये भी उसका वकील साहब भी, उसके वकील साहब भी यहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है, एज सुन एज स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड गेट रिकॉर्डेड, उसके बाद में स्पेशल कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स, उस बालक को, उसके माता पिता को एक रिपोर्ट, जैसे ही 173(2) जो मैंने आपको बताया था, अब वो यहां काम आएगा। जैसे ही पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइल कर देती है, आई कैन से चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसको दिया जाएगा, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं 173(2) में, उसको बालक को, चाइल्ड को, या उसके पेरेंट को, या उसके अभिभावक को दिया जाएगा, किसके द्वारा, स्पेशल कोर्ट के द्वारा। ठीक है सर। सेक्शन 26 हमारा कहता है एडिशनल प्रोविजन with regard to recording of statement, additional provisions for recording of statement। कथन को लिखित करते समय अतिरिक्त प्रावधान। सर क्या अतिरिक्त प्रावधान है? एडिशनल प्रोविजन इज दैट, सबसेक्शन 1 कहता है, द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड shall be, the statement of the child shall be recorded in the presence of the parent or any other person in whom child has confidence, उसके माता पिता, अभिभावक, संरक्षक या ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बालक के कथन को लिखित किया जाएगा जिसमें वो बालक विश्वास रखता हो। ठीक है सर। अगर कोई बालक बोलने में, समझने में असमर्थ है, इनकेपेबल है, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ सच चाइल्ड द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर मे बी टेकन, दुभाषी की सहायता ली जा सकेगी या किसी इंटरप्रीटर की सहायता ली जा सकेगी। ट्रांसलेटर या इंटरप्रीटर की, अनुवादक की सहायता ली जा सकेगी। ठीक है सर। फिर इसका सबसेक्शन 3 ये कहता है, इफ द चाइल्ड इज मेंटली और फिजिकली इल, यदि ऐसा बालक मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से डिसेबल है, इल है, तो ऐसे केस में हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेटर मे बी टेकन बाय होम, बाय द स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय के द्वारा ऐसी परिस्थिति में एक स्पेशल एजुकेटर की सहायता ली जा सकेगी। जो ट्रांसलेटर हैं, इंटरप्रेटर हैं, स्पेशल एजुकेटर है, एज द केस में भी, इन सबको प्रेस्क्राइब जो फी है, रीजनेबल जो फी है, उसको पे किया जाएगा, किसके द्वारा, स्पेशल कोर्ट के द्वारा, और इनकी हेल्प ली जाएगी। इस सेक्शन का, देयरफॉर दिस सेक्शन हैज बीन नेम्ड एज एडिशनल प्रोविजंस, अतिरिक्त प्रावधान। किस बात के लिए? फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द
चाइल्ड। इसी के साथ अब चैप्टर 7 स्टार्ट होगा। ये चैप्टर यहां पर फिनिश हुआ। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सेक्शन 24 टू 20, अभी सेक्शन 27 भी बाकी है, सॉरी, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद में ये चैप्टर फ्रेंड्स फिनिश हो जाएगा। एक्ट नहीं, चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, कि ऐसे बालक की मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सीय परीक्षा, बालक की अगर हिंदी में मैं बोलूं तो बालक की चिकित्सीय परीक्षा। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, व्हेन टू कंडक्ट, हाउ टू कंडक्ट, हु शैल कंडक्ट। तो अगर हम इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इट इज वेरी इजी फॉर अस, फॉर द पर्पज ऑफ रिमेंबरिंग, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉल ऑफ दिस सेक्शन, कि व्हेन टू कंडक्ट, कब की जाएगी, क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन, किसकी, चाइल्ड की, बाय होम, किसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी, और कैसे की जाएगी, हाउ टू कंडक्ट। सॉरी, अगर फ्रेंड्स हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, अब हम देखेंगे व्हेन टू कंडक्ट। तो फ्रेंड्स, जनरल लॉ क्या कहता है? जनरल लॉ मींस दैट लॉ व्हिच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वो कहता है कि किसी भी पीड़ित की मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस के द्वारा करवाई जाएगी, कब, जब कोई भी एफआईआर या कंप्लेंट हैज बीन लॉन्च्ड, कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाए। बट the situation is totally different under the POCSO Act, because POCSO Act is a special law। कहां डिफाइन कर रखा है स्पेशल लॉ को? सेक्शन 41 सीआरपीसी में। सेक्शन 41 सीआरपीसी में स्पेशल लॉ को डिफाइन किया हुआ है। स्पेशल लॉ पर सीआरपीसी लागू नहीं है। सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल अंडर स्पेशल लॉ। सो देयरफॉर हियर द प्रोसीजर इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज CRPC is not applicable and it is the type of special law। POCSO Act is a special law। तो यहां पर कब की जाएगी? तो सब सेक्शन 1 ये कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वेदर द FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हैज और हैज नॉट बीन लॉन्च्ड, चाहे से उस बालक के द्वारा उस अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करवाया गया है या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। नॉट रिलेवेंट। सच पुलिस ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही पता लगा कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द चाइल्ड, सून एज पॉसिबल he will get examined, he will get medically examined such child। किसके द्वारा? by the registered medical practitioner। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उसको लेके जाया जाएगा। फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द पर्पजेज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी चिकित्सीय परीक्षा के लिए। ठीक है सर, ये हमारा क्लियर हुआ। तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। बाय होम? पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। और हाउ टू कंडक्ट, कैसे कंडक्ट करवाई जाएगी? जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि सेक्शन 164 ए सीआरपीसी में कंडक्ट करवाई जाती है। अब सर 164 ए सीआरपीसी क्या है, हमारे समझ में नहीं आई। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, 164 ए सीआरपीसी कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, कि किसी बलात्संग की जो व्यथित महिला है उसकी जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है वैसे ही चाइल्ड की मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। तो 164 ये क्या कहता है? 164 ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसे पीड़ित को, सच विक्टिम को, shall be brought before the registered medical practitioner। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस रिपोर्ट में लिखेगा आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद कि इसको कब लाया गया, एग्जामिनेशन में कितना टाइम लगा, डीएनए का सैंपल लिया क्या, ब्लड सैंपल लिया क्या, और कोई सैंपल लिया क्या, इन नेचर ऑफ इंजरी,
चोट की प्रकृति कैसी है, और कोई एब्रेशन है क्या, कोई घाव वगैरह कारित हुआ है क्या, वो सारी चीजें अपनी रिपोर्ट में लिखेगा और इसको उस पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। ये प्रोसीजर कहां लिखा हुआ है? 164A सीआरपीसी में। तो प्री का क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, हाउ टू कंडक्ट, तो एज पर प्रोसीजर प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 164A ऑफ सीआरपीसी, बाय whom, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, when to conduct, as soon as offense has been committed against such child, then notwithstanding that FIR has been lodged or has not been lodged, such medical examination shall be conducted by the registered medical practitioner। ठीक है सर, मेडिकल एग्जामिनेशन का भी हमारे क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हमारे समझ में आ गई, तो हमारा ये चैप्टर सेक्शन 24 टू 27 इसका गेम ओवर हो गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। 24 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, 25 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय द मजिस्ट्रेट, 26 कहता है एडिशनल प्रोविजन विद रिगार्ड टू रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, 27 कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। अब नेक्स्ट चैप्टर के पास आते हैं, सेक्शन 28, चैप्टर नंबर 7, अध्याय नंबर 7। टोटल 9 चैप्टर्स हैं, 46 सेक्शंस हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब जैसे ही हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आरजेएस 2021 में, आरजेएस 2021 में मेंस में सीधा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द प्रोविजन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। 6 मार्क्स में यह क्वेश्चन दे दिया गया बाय ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स, 6 मार्क्स का यह क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम बेयर एक्ट से पूछा गया, माइनर एक्ट से। तो मीन टाइम माइनर एक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ द मेजर एक्ट, इसको हम माइनर कह के नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ने केवल सेक्शन 24 लिखा, कुछ स्टूडेंट्स ने 24 के साथ 25 भी लिख दिया, तो इसमें तो एग्जामिनर ने 2 मार्क्स दे दिए। अगर 25 भी लिखा है तो 3.5 दे दिए। अगर किसी ने 26 भी लिखा है तो उसको 4 मार्क्स भी मिले हैं और 4.5 भी मिले हैं। तो हमको अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, यहां पर केवल इस क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसकी रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि पुलिस के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसके द्वारा रिकॉर्डिंग का पूछा है। और मार्क्स है 6, अगर 3 मार्क्स में होता तो हम 1-2 सेक्शन लिख देते। अब पूछा नहीं है चूंकि, तो हमको सेक्शन 24 भी लिखना है, 25 भी लिखना है, 26 भी लिखना है, और टाइम हो तो 27 की हेडिंग भी मेंशन कर देनी है। तो यहां से ये क्वेश्चन हाल ही में 2021 आरजेएस में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सेक्शन 28 वो कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय की स्थापना कैसे की जाएगी, कौन करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा। व्हेन, हाउ, व्हाई। WH से किसी भी आंसर को अगर हमको लेना है तो WH लगा दो। व्हाई, whom, किसके द्वारा, हाउ, कैसे, क्यों किया जाएगा, तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचारण की दृष्टि से। हमने इसके प्रीएम्बल में भी देखा था ना, इसके एक्ट के शुरू में जब क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने आपके साथ इसका एक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्कस किया, तब हमने बताया था ऑब्जेक्ट में कि फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल,
इसलिए भी इसका ऑब्जेक्ट है। अलग से इस अधिनियम को अलग से क्यों लेके आए? ताकि इस एक्ट की कोर्ट भी अलग हो। और फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो इस एक्ट में जो सारी ट्रायल है वो 1 ईयर में भी कंक्लूड की जाएगी। Effort shall be made by the concerned special judge to conclude the trial within 1 year from the date of taking cognizance. तो फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल किसके द्वारा की जाएगी स्थापना? इस्टेब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सर और भी तो है इसमें कोई एक चीज? यस, स्टेट गवर्नमेंट with the consultation of chief justice of concerned high court, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श से स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार इस्टेब्लिश करेगी स्पेशल कोर्ट को फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल एट ईच सेशन डिवीजन। हर एक सेशन खंड में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि त्वरित विचारण किया जा सके, बाय विच स्पीडी ट्रायल में टेक प्लेस, और बाय होम, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। यहां से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशल कोर्ट शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑप्शन नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 3 स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो हमको सी पर करना है, हमको ए पर नहीं करना है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इटसेल्फ इज एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी unless and until the consultation of the chief justice of high court is taken। इनके कंसल्टेशन, इनके साथ कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है सर। सर स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या होता है? कौन सी कोर्ट स्पेशल कोर्ट होगी? तो फॉर द पर्पज ऑफ योर कन्वीनियंस, और जनरल अगर मैं कहूं तो एक सेशन जो कोर्ट होता है, जो सत्र न्यायालय होता है, उसी को पावर दे दी जाती है स्पेशल कोर्ट की। या मैं आपसे कहूं कोई भी चिल्ड्रन कोर्ट है, कोई भी बाल न्यायालय है, तो उसको भी स्पेशल कोर्ट की पावर दे दी जाती है, उसको ही स्पेशल कोर्ट मान लिया जाता है। या मैं आपसे कहूं एनी कोर्ट एस्टैब्लिश्ड फॉर सिमिलर पर्पज, या इसी समान पर्पज से कोई भी ऐसा न्यायालय जो कि एस्टैब्लिश किया गया है, उसको भी स्पेशल कोर्ट कहा जाएगा। तो स्पेशल कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है? कोई भी ऐसी सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट कोर्ट, या कोई भी ऐसी चिल्ड्रन कोर्ट जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत स्थापित की गई है, या कोई भी ऐसी कोर्ट जो कि इसी सिमिलर पर्पस के लिए इस्टेब्लिश की गई है, उसको क्या कहा जाएगा? स्पेशल कोर्ट कहा जाएगा। स्पेशल कोर्ट इज इटसेल्फ अमाउंट टू कोर्ट ऑफ सेशन।